एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी, योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी और स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स और आज करेंगे इसी चैप्टर का पार्ट 4। बाकी पार्ट्स के वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम्स। तो जितने भी एंजाइम्स हैं एक्चुअली दे आर प्रोटीन्स, यानी कि ये बने होते हैं अमाइनो एसिड से। बट यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, कुछ न्यूक्लिक एसिड्स ऐसे भी हैं विच बिहेव लाइक एंजाइम्स एंड ऐसे एंजाइम को कहा जाता है राइबोजाइम्स, जो कि बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड से। तो an enzyme like any protein has a primary, secondary and tertiary structure। तो ये प्रोटीन है तो इसीलिए इसका भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा जैसा कि प्रोटीन्स का होता है। एंड इसका जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है दैट इज बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चेन। ये फोल्ड होते हैं अपॉन इटसेल्फ, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, एंड द चेन crisscross itself and hence many crevices या फिर पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो ये आपको डिटेल में दिखाया गया है, इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और ये है पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर। तो ये जो पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है एक्टिव साइट। तो ये जो एक्टिव साइट है यानी कि जो पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर है इसमें सबस्ट्रेट आकर फिट हो जाते हैं एंड दस थ्रू देयर एक्टिव साइट दीज एंजाइम्स कैटेलाइज रिएक्शंस एट हाई रेट। एंजाइम कैटलिस्ट जो हैं ये थोड़े अलग होते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से। तो आप याद रखेंगे जो एंजाइम्स हैं दे आर ऑर्गेनिक। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं ये काफी एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, बट जो एंजाइम है ये डैमेज हो जाता है एट हाई टेम्परेचर और अगर हम इसको एक रेंज दें दैट इज अबव 40 डिग्री सेल्सियस। बट यहां भी एक एक्सेप्शन है, जैसे कि कुछ एंजाइम्स जिन्हें आइसोलेट किया जाता है उन ऑर्गेनिज्म से जो ऑलरेडी एक काफी हार्श एनवायरनमेंट में या हम कहें एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे कि हॉट वेंट्स या फिर सल्फर स्प्रिंग। तो इस रीजन में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ऑलरेडी ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इतने हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। तो इनसे जो एंजाइम्स आइसोलेट किए जाते हैं दे कैन रिटेन अलाइव एट दैट हाई टेम्परेचर दैट इज अप टू 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पे भी ये इजीली किसी केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज कर पाते हैं। Thermal stability is thus an important quality of such enzymes isolated from। इस तरह के एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। तो इन एंजाइम्स को और बेटर समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में आप क्लास 9-10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि केमिकल कंपाउंड्स जो हैं दे अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस। पहला होता है फिजिकल चेंज, जिसमें शेप में चेंज हो सकता है, स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो सकता है विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, जैसे कि आइस का मेल्ट होना इनटू वाटर या फिर वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना। तो ये सभी फिजिकल चेंज में आते हैं। सेकेंड टाइप है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होता है? व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, दिस विल बी कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो ये बातें आप पहले से ही जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल केमिकल चेंज को अगर हम देखें तो इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है ये, जहां पे बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से एंड इट फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड वाटर। तो ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। अब एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू
ग्लूकोज, तो ये स्टार्च है विच रिएक्ट विद वाटर, इस प्रोसेस को बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस, एंड यहाँ पे फॉर्म होता है ग्लूकोज। अब बात करते हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कितना फास्ट है कितना स्लो है। तो रेट ऑफ अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन कितना फास्ट चल रहा है कितना स्लो चल रहा है, ये हमें पता चलता है कि उस केमिकल रिएक्शन के दौरान कितना प्रोडक्ट बन रहा है कितने टाइम में, एंड इसको एक्सप्रेस करेंगे इस फॉर्मूला से। देन रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी, तो रेट को वेलोसिटी भी कह सकते हैं अगर उसमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दिया जाए तो। रेट्स ऑफ अ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, तो कोई भी फिजिकल या केमिकल जो चेंज है या रिएक्शन है उसे कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें से एक एग्जांपल है टेम्परेचर। तो अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीजेस बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन आइदर डायरेक्शन, यानी कि कोई भी जो चेंज है वो डबल हो जाता है अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ जाए, एंड ये रेट हाफ भी हो सकता है, यानी कि घट सकता है बाय फैक्टर ऑफ हाफ अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस नीचे की तरफ आ जाता है। तो catalyzed reaction proceed at rates vastly higher than that of uncatalyzed one, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट का यूज होता है तो वो रिएक्शन काफी फास्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू दोज जहां पे कोई भी कैटलिस्ट नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल है ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 एंड वाटर अगर रिएक्ट करते हैं तो दे प्रोड्यूस 6 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड पर सेकेंड। बट इसी का रिवर्स उल्टा अपोजिट, अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज को यूज ना करें इन इट्स एब्सेंस रिएक्शन तो होगा बट काफी स्लो होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड फॉर्म होंगे इन एन आवर। तो आप देख सकते हैं कंपैरिजन इन प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम एंड इन एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम रिएक्शन में कितना डिफरेंस है। द एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स। There are thousands of types of enzymes, each catalyzing a unique chemicals और metabolic reactions। तो ऐसे ही बहुत सारे enzymes हैं जो अलग अलग chemical reactions को catalyze करते हैं, and कुछ reaction में कई multiple steps भी होते हैं, and हर एक step को same enzyme complex या फिर different enzymes catalyze करता है, and इन्हें कहा जाता है metabolic pathway। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज का कन्वर्ट होना पायरुविक एसिड, तो ग्लूकोज एक ही स्टेप में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है, इसमें टोटल 10 स्टेप्स होते हैं जो कि आप आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इस पूरे कन्वर्जन में टोटल 10 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं एंड देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, और इसे बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो दिस वेरी मेटाबॉलिक पाथवे विद 1 or 2 एडिशनल रिएक्शंस गिव राइज टू अ वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने का जो सफर है वो 10 स्टेप में पूरा होता है, एंड ये पायरुविक एसिड आगे अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस में एंटर करता है जहां हमें अलग अलग एंड प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे इस फ्लो चार्ट में देखने को मिलेगा। तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड को पायरुवेट भी कहा जाता है। तो अगर पायरुवेट एनारोबिक कंडीशन में एंटर करता है देन इट विल फॉर्म लैक्टिक एसिड, जो कि हमारे मसल्स में होता है जब हम काफी ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या आप कभी सडन
ज्यादा रन करते हो तो आपको फील होगा कि आपके थाइज में पेन होता है. दैट पेन इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड. सेकेंड, अगर ये पायरुविक एसिड एंटर करता है एरोबिक पाथवे में, देन इट विल फॉर्म पायरुविक एसिड. एंड अगर ये एंटर करता है फर्मेंटेशन में जहां पे कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, देन द सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी. तो सेम जो ये सब्सटेंस है ये हमें अलग अलग प्रोडक्ट दे रहा है इन अलग अलग कंडीशंस, जिसे आप आगे चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे. अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन्स. तो अभी तक हमने पढ़ा कि केमिकल या फिर मेटाबॉलिक कन्वर्जन जो है उसे रिएक्शन कहा जाता है, एंड केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट वो होता है सबस्ट्रेट. तो सबस्ट्रेट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है कुछ इस तरीके से. तो ये स्ट्रक्चर है एंजाइम का. हर एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ फिट होता है. एंड कहाँ फिट होता है? एक्टिव साइट पे. एक्टिव साइट पे फिट होने के बाद फॉर्म होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड देन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. सो हेंस एंजाइम दैट इज प्रोटीन with 3-dimensional structure including an active site convert substrate into product. तो सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि जो सबस्ट्रेट है वही कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. तो सबस्ट्रेट जब एंजाइम से कनेक्ट होता है तो ये फॉर्म करता है ES कॉम्प्लेक्स. यहाँ E का मतलब है एंजाइम एंड S का मतलब है सबस्ट्रेट. ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू एंजाइम एक्टिव साइट, तो एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म होता है एंड इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट. यानी कि जो सबस्ट्रेट है ये एक स्टेबल फॉर्म होता है, एंजाइम भी स्टेबल फॉर्म है, लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम से आके कनेक्ट होता है एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है जो कि अनस्टेबल स्टेट है. वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग, उसके बाद फॉर्म होता है प्रोडक्ट का विच रिलीज फ्रॉम दिस एक्टिव साइट. तो सबस्ट्रेट सबसे पहले आके कनेक्ट होता है एंजाइम के एक्टिव साइट पे, देन इससे फॉर्म होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जिसमें बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं एंड नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, एंड देन जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है इट रिलीजेस. इन अदर वर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट. अब हम इस पूरे प्रोसेस को इस ग्राफ की हेल्प से समझते हैं. So the pathway of this transformation must go through the transition state structure. तो इस पूरे ही प्रोसेस में जो सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट है ये दोनों ही स्टेबल होते हैं, बट जब सबस्ट्रेट एंजाइम से कनेक्ट हो जाता है एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है एंड देयर इज ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स, ये जो स्टेट है ट्रांजिशन की स्टेट ये अनस्टेबल होती है. तो जो स्टेबिलिटी है इट इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे ग्राफ में आपको ये वर्ड दिख रहा होगा एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि एंजाइम के एब्सेंस में काफी ज्यादा है एंड एंजाइम के प्रेजेंस में ये काफी कम है. तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? ये वो एनर्जी है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, अकर करने के लिए चाहिए होती है. तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये विदाउट एंजाइम तो काफी ज्यादा नीडेड होती है, बट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ये कम हो जाती है. तो ग्राफ के थ्रू हम किसी भी रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे? तो अगर प्रोडक्ट का लेवल सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में नीचे की तरफ है यानी कि लोअर साइड है, तो ऐसे रिएक्शन को
ऐसे चेंज को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऐसा रिएक्शन विच डजंट रिक्वायर एनी सप्लाई ऑफ एनर्जी बाय हीट इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो या फिर एंडोथर्मिक, यानी कि एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, जो सबस्ट्रेट होता है इट हैज टू गो थ्रू अ मच हायर एनर्जी स्टेट या फिर ट्रांजिशन स्टेट। तो जो ये डिफरेंस है इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट, इसी डिफरेंस को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो एंजाइम है वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को नीचे की तरफ ले आता है। इसीलिए इस ग्राफ में आपको इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ये एक्टिवेशन एनर्जी कम दिख रही है, एंड इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम ये एक्टिवेशन एनर्जी काफी हाई हो जाती है। तो एंजाइम जो है ये इस एक्टिवेशन एनर्जी को नीचे की तरफ ले आता है एंड मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट मोर इजी। अब बात करते हैं नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन की। तो ये तो आप समझ ही गए हैं कि जो एंजाइम है इट हैज अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट जिसे एक्टिव साइट कहते हैं, एंड सबस्ट्रेट जब एंजाइम से बाइंड होता है दे फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देन दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड एंड इट डिसोसिएट्स इनटू इट्स प्रोडक्ट एंड अनचेंज्ड एंजाइम। तो एंजाइम एक तरह का कैटलिस्ट होता है जो कि आफ्टर रिएक्शन अनचेंज्ड होता है, यानी कि ये प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होता है, ये एज इट इज रह जाता है एंड रेडी होता है किसी और सबस्ट्रेट को अपने में फिट करने के लिए। तो द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर कैटालिसिस। तो इस तरह से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अगेन समझते हैं, सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में बाइंड होते हैं, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स दैट इज कॉल्ड ईएस कॉम्प्लेक्स। देन इट इज शॉर्ट लिव्ड एंड तुरंत ही ये बदल जाता है एंजाइम प्रोडक्ट में, एंड देन ये एंजाइम एंड प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं जहां एंजाइम अनचेंज्ड होता है एंड रेडी होता है नेक्स्ट रिएक्शन के लिए, यानी कि नेक्स्ट किसी और सबस्ट्रेट को अपने में फिट करने के लिए। अब एक बार इस पूरी कैटालिटिक साइकिल को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले जो एंजाइम है इसके साथ सबस्ट्रेट आकर के इसके एक्टिव साइट पे फिट हो जाता है एंड काफी टाइटली फिट हो जाता है अराउंड दिस सबस्ट्रेट बाय ऑल्टरिंग इट्स शेप। देन जो एक्टिव साइट है एंजाइम का वो काफी क्लोजली अटैच होता है इन सबस्ट्रेट से and break the chemical bonds of substrate and form the new bonds, and ये new bonds form करके form हो जाता है enzyme substrate complex से enzyme product complex। then ये short lived होता है ये पूरा process and soon it gives rise to release of these products, and जैसे ही ये products release होते हैं ये enzyme ऐसे ही unchanged रहता है and again it is ready to accept the another substrate for further reaction। तो इस तरह से ये पूरा complex as a cycle चलता रहता है। I hope आपको आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। आज के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का ये टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि अब तक के टॉपिक में हमारा एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।